Yes, ma'am. Good evening, everyone. I hope you all had productive day, and I really admire your dedication that at this hour you all have joined the session. Shehzad, Yes, ma'am. where is Krupa? Uh, Let me text her, ma'am. I'll call her. Okay, ठीक है. Let us begin. In the last session, am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So in the last session, we had seen inflation chapter and we have covered inflation. अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है मॉनेटरी सिस्टम. ठीक है. हम समझते हैं कि मॉनेटरी का मतलब क्या है. मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी. मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम मनी सब करते हैं. ठीक है. देखिए, होता ये है कि जब भी हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के चैप्टर में हमने जो है वो थोड़ा बेसिक पढ़ा था कि जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगा, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा. मनी सप्लाई Inflation. ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, है ना. Yes, sir. डिमांड ज्यादा होगी. जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और सप्लाई जो है वो लिमिटेड होगा तो चीजों का प्राइस बढ़ेगा. और जब चीजों का प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन हुआ, है ना. यानी अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है तो मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होता है. ठीक है. ये हमने पिछली क्लास में समझा था. जिसने भी नहीं देखा है इन्फ्लेशन का चैप्टर वो पहले इन्फ्लेशन चैप्टर देख ले और फिर मॉनेटरी सिस्टम जो यूट्यूब पर जो रिकॉर्डेड है आप वहां से देख सकते हैं. उसके बाद आप ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो उस वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा. और अगर मनी सप्लाई मान लीजिए कम हो जाए तब क्या होगा. मनी सप्लाई कम हो गया यानी क्या होगा, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है, लोगों के पास पैसे कम है. इसका मतलब क्या होगा, सेविंग कम होगी. जब पैसे ही कम है तो क्या होगा, सेविंग कम होगी. और जब सेविंग कम है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. और जब इन्वेस्टमेंट कम है तो देश में प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा. क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही कम है. और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन जब कम है इस वजह से क्या होगी, देश में ग्रोथ भी कम हो जाएगी. तो हमने क्या देखा कि जब मनी सप्लाई कम होगा इकोनॉमी में तो क्या होगा, ग्रोथ भी कम हो जाएगी, है ना. जब तो हमें ये यहाँ से इतना समझ आया कि जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो मनी सप्लाई जब बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा. मनी सप्लाई जब कम होगा तो हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी. तो क्या हमें चाहिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, नहीं चाहिए, है ना. हमें ये भी नहीं चाहिए कि हमारे देश में ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो जाए. वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ आवर ग्रोथ. एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट कि इन्फ्लेशन भी रहे इकोनॉमी में. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई भी नहीं होना चाहिए. क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई की वजह से ही क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है ना. तो हमें समझ आया ज्यादा मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन होगा, कम मनी सप्लाई से ग्रोथ रुक जाएगी. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. तो हमें इतना समझ आया कि ज्यादा मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन होगा और अगर इकोनॉमी में कम मनी सप्लाई होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी. हमें दोनों ही नहीं चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई जो है वो बैलेंस में होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाए, ना कि बहुत कम हो जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाए, है ना. इसका मतलब क्या कि मनी सप्लाई बैलेंस्ड होना चाहिए जिससे ना कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही हमारी ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी में कम हो. तो हमें इतना समझ आया कि मनी सप्लाई का इकोनॉमी में बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब ये मनी सप्लाई को बैलेंस्ड करने का काम करता कौन है ना. मनी सप्लाई को बैलेंस्ड करने का काम कौन करता है. अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन हो जा रहा है ना. तो हमें मनी सप्लाई को कम कर देना पड़ेगा.
बहुत अगर कम हो गया मनी सप्लाई तो ग्रोथ रुक रही है, तो हमें मनी सप्लाई थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा, है ना। तो ये मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम या ज्यादा करने का काम, यानी मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब वो कैसे रेगुलेट करती है, कैसे मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाता है? तो एक पॉलिसी होती है जिसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करके आरबीआई क्या करती है? मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करती है। अगर इन्फ्लेशन है यानी मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करो? मनी सप्लाई को कम कर दो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है? क्योंकि मनी सप्लाई कम है। अगर ग्रोथ बढ़ाना है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो। तो इस तरह से मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करेगी आरबीआई। कौन सी पॉलिसी का यूज करके? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करके। ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या है? ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है थ्रू विच सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अंडरस्टूड? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? यस इकोनॉमिक मैम। पॉलिसी जिसका यूज करके आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करती है, यानी कम या ज्यादा करती है। इन्फ्लेशन हो गया है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा है, इसके लिए हुआ है, तो आरबीआई क्या करेगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने मनी सप्लाई को कम कर देगी। अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो क्या करेगी? ग्रोथ रुकी हुई है क्योंकि मनी सप्लाई कम है, तो ग्रोथ बढ़ाना है तो क्या करो? मनी सप्लाई को बढ़ा दो। तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके आरबीआई कम या ज्यादा करती है मनी सप्लाई को। इतना क्लियर है आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या यस मैम। यस है मैम। ना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया इट इज एसेंशियल टू कीप बैलेंस्ड मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एंड मेंटेन मेंटेन ग्रोथ। ग्रोथ। ठीक है, तो अब हम समझ गए मॉनिटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनिटर समझ आया आपको? टॉपिक का मतलब क्या है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? तो अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। तो हमें इस चैप्टर में जानना है कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगी, कम या ज्यादा करेगी। तो हमें क्या करना है? हमें इस चैप्टर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं जिनका यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हम पहले थोड़े बेसिक टर्म्स समझ लेंगे जिनका यूज आगे चैप्टर में होने वाला है। ठीक, तो बेसिक टर्म्स समझना है हमें। तो आइए सबसे पहले हम जो है बेसिक समझते हैं। अब अब पहले हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक में कितने टाइप के अकाउंट खोले जा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे चैप्टर में हमें ये काम आने वाला है। तो कितने टाइप के अकाउंट हम खोल सकते हैं बैंक में? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट देखिए कौन खोल सकता है? हाउस होल्ड कोई भी खोल सकता है सेविंग अकाउंट, है ना। हम लोग जो है वो क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट खोलते हैं। लेकिन अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो वो कौन खोलता है? कोई बिजनेस एंटिटीज है ना, वो जो है करंट अकाउंट खोलेगी। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कौन खोल सकता है? एनी वन कैन ओपन, है ना। बट यूजुअली जो है हम लोग जो नॉर्मल जो हाउस होल्ड वाले हैं वो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या? कि आपने कुछ पैसे जमा किए, हो सकता है कि मंथली बेसिस पे जमा कर रहे हो सकता है कि ईयरली बेसिस पे जमा कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक साथ कुछ पैसे जमा किए और कुछ टाइम पीरियड के लिए जमा किया, हो सकता है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, है ना। कि मेच्योरिटी पीरियड 10 साल का है या 5 साल का है और उसके बाद आपको पैसा निकालोगे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 टाइप के अकाउंट, सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग हम यूजुअली हाउस होल्ड वाले खोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कोई भी खोल सकता है, एनी वन कैन ओपन।
और करंट अकाउंट जो है वो मोस्टली बिजनेस एंटिटीज ओपन करती है। अगर हम रेस्ट्रिक्शंस की बात करें कि इन अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शंस होती है क्या, तो देखिए सेविंग अकाउंट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। देखिए हम जैसे जो है हम बैंक से जब अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस आती है ना कि एक बार में आप जो है 1 लाख रुपया नहीं निकाल सकते। कुछ अमाउंट होता है, कहीं किसी बैंक का 25,000 होता है, किसी बैंक का 20,000 होता है, या एक दिन में आप इतनी बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या एक बार आपने जो है जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन के बाद जो है उसके चार्जेस कटने लगते हैं, है ना। तो सेविंग अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, सम रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। लेकिन अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कितनी बार भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट है, बार बार ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए करंट अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस है। कैसे? आपने एक बार अगर पैसे जमा किए तो हो सकता है आपका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 साल के लिए है। अब वो पैसे आप 5 साल के बाद ही विथड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपको बीच में विथड्रॉ करना है तो उसके लिए आप पर पेनाल्टी भी इम्पोज की जाएगी। इसका मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट में रेस्ट्रिक्शंस है, करंट अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सेविंग अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट होगा। क्यों हाई इंटरेस्ट रेट होगा? क्योंकि हम बैंक को अपना पैसा दे रहे हैं 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, जो भी मेच्योरिटी पीरियड है उतने टाइम तक पैसा जो है वो बैंक यूज करेगा और उस पैसे से वो पैसा कमाएगा, है ना। तो आपको तो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसका। तो सेव अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट होगा। अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो रिलेटिवली लो होगा एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में हम ज्यादा समय के लिए बैंक को पैसा दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट में हम पैसा डाल तो रहे हैं, हम पैसा डिपॉजिट तो कर रहे हैं, बट हम अपनी डिमांड अनुसार हम कभी भी पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं। आपने सपोज आज सुबह 10,000 रुपया डिपॉजिट किया आपके बैंक अकाउंट में, बट हो सकता है कि दोपहर में आपको जरूरत पड़े और आप पूरा पैसा विथड्रॉ कर लो, बट क्या आप ये फिक्स डिपॉजिट से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ रिलेटिव लो है, यहाँ पे रिलेटिवली हायर है। लेकिन करंट अकाउंट में क्या इंटरेस्ट मिलता है? करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता करंट अकाउंट में इंटरेस्ट? क्योंकि ऑलरेडी बैंक जो है वो करंट अकाउंट को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज किया जाता है ना। वो जो है ना कितना भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एक दिन में, तो बहुत सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी उनको बैंक जो है वो दे रही है। तो इसलिए यहाँ पर इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता करंट अकाउंट में। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम डिपॉजिट की बात करें, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? यस यस मिस। मैम। Yes, sir. ठीक है। अब अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो देखिए, हम जो है तीनों भी अकाउंट में लोग पैसों को डिपॉजिट करते हैं। अब मान लीजिए सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो सेविंग अकाउंट में सपोज आपने आज जो है सुबह में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। अब दोपहर में आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया? आप एटीएम में गए और अपने पैसे को आपने 10,000 में से सपोज आपने 5,000 रुपए विथड्रॉ कर लिया। आपने क्या किया? सपोज आपने क्या किया, आपने बैंक को डिमांड रखी, अपनी बैंक के सामने आपने अपनी डिमांड रखी और बोला, जब आप एटीएम से निकाल रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप ये डिमांड रख रहे हो बैंक को कि मेरे जो डिपॉजिटेड पैसे हैं उसमें से आप 5,000 रुपए मुझे दे दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी डिमांड होगी बैंक को आपकी डिमांड के साथ आपके पैसे लौटाने पड़ेंगे, है ना। तो आपने आपने जो पैसे 10,000 रुपए सुबह में डिपॉजिट किए थे, 5,000 रुपया आपने तभी विथड्रॉ कर दिया अपनी डिमांड के अनुसार, ठीक है।
अब बाकी जो बच्चे 5,000, वो 5,000 रुपए हो सकता है आपको 5 सालों तक जरूरत ना पड़े, है ना, आप 5 सालों तक वो पैसा विथड्रॉ ना करे। इसका मतलब एक टाइम पीरियड तक, एक काफी टाइम पीरियड तक वो पैसा जो है बैंक में डिपॉजिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कि जो सेविंग बैंक, कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, वहां पर आपका पैसा, वहां पर डिमांड डिपॉजिट भी होता है और टाइम डिपॉजिट भी होता है ना। जैसे आपके 10,000 थे, 10,000 में से 5,000 आपका क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट हो गया, और बाकी का जो 5,000 बचा, जो आप 5 सालों के बाद विथड्रॉ करोगे, वो क्या हुआ, टाइम डिपॉजिट हो गया, है ना। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट भी होता है और टाइम डिपॉजिट भी होता है। अब अगर हम करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट में जब जब डिमांड की जाएगी, करंट अकाउंट में जब जब डिमांड, ये बिजनेस अकाउंट है ना, इनको बहुत बार जो है वो पैसों की जरूरत पड़ेगी, बहुत बार ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, जब जब डिमांड होगी तब तब जो है वो पैसे विथड्रॉ किए जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट नहीं होता। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि आप पैसा एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद में ही विथड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ होता है टाइम डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पब्लिक पब्लिक बैंक में जो पैसा जमा करती है, जो पैसे डिपॉजिट करती है, इन तीनों ही तो अकाउंट में करेगी ना, या तो सेविंग, या तो करंट, या तो फिक्स्ड अकाउंट में करेगी, राइट, इन तीनों अकाउंट में करेगी। तो पब्लिक बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करती है, हम क्या करेंगे, तीनों अकाउंट के पैसे को प्लस कर देंगे, है ना। तीनों अकाउंट के डिपॉजिट को अगर हमने प्लस कर दिया, तो हमें पता चलेगा ना कि टोटल पब्लिक का डिपॉजिट कितना है। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो देखिए टोटल पब्लिक का डिपॉजिट कितना होगा, आप बताइए। हम क्या करेंगे, तीनों ही बैंक अकाउंट के डिपॉजिट को प्लस कर देंगे। देखिए कौन कौन से डिपॉजिट है यहाँ पर, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, है ना। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट है। तो देखिए टोटल पब्लिक का डिपॉजिट कितना होगा, टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन अ बैंक, कितना डिपॉजिट होगा टोटल पब्लिक का, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, सारे ही बैंक अकाउंट का, सेविंग का, करंट का और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का। तो इतना ही तो पब्लिक का डिपॉजिट है ना बैंक में, क्या है, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। दिस इज टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन अ बैंक। क्या है टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन अ बैंक, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, डीडी प्लस टीडी। अब समझिए, अब आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया है, क्या डिपॉजिट किया है, डीडी प्लस टीडी, बैंक के पास इतना पैसा पब्लिक का है। अब आप जितना पैसा पब्लिक का बैंक के पास डिपॉजिटेड बैंक की ये लायबिलिटी है कि बैंक उतना पैसा लौटाए, है ना। अगर अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट में डीडी प्लस टीडी जमा है, तो इतनी ही तो, अगर मान लो से आपने जो है टोटल टोटल तीनों अकाउंट का मिला के, अगर सपोज 1,000 रुपए जो है डिपॉजिटेड है बैंक में, पब्लिक का 1,000 रुपया बैंक में अगर डिपॉजिटेड है, तीनों अकाउंट का मिला के, तो बैंक को पब्लिक को कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, 1,000 रुपया, है ना। क्यों? क्योंकि बैंक में पब्लिक ने 1,000 डिपॉजिट किया है, तो अब ये बैंक की लाइबिलिटी है कि बैंक 1,000 रुपया पब्लिक को लौटाए। तो अगर टोटल पब्लिक का डिपॉजिट, अगर टोटल पब्लिक का डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, इतना लोगों ने डिपॉजिट किया है, तो इतनी ही तो बैंक की लायबिलिटी बनेगी ना लौटाने की, है ना। यस मैम। अगर मैं आपसे 50 रुपया लूं, तो मेरी लायबिलिटी है कि मैं आपको 50 रुपया ही लौटाऊं। यस मैम। तो अगर पब्लिक ने डीडी प्लस टीडी डिपॉजिट किया है तीनों ही अकाउंट में, तो बैंक की लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी ऑफ अ बैंक, डीडी डीडी प्लस प्लस टीडी। टीडी, राइट। तो इसी डीडी प्लस टीडी को कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, एनडीटीएल से इसे डिनोट करते हैं। तो एनडीटीएल क्या है,
नेट DD plus डिमांड, TD. यस, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विच इज DD प्लस TD, यानी इतना पैसा, इतना ही पैसा बैंक के पास डिपॉजिट है और इतनी ही बैंक की Liability लाइबिलिटी है return है, करने की. लाइबिलिटी है रिटर्न करने की। तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट लाइबिलिटी, अगर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है तो लाइबिलिटी भी तो उतनी ही होगी ना, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। Yes, Yes, ma'am. अगर ma'am. यहाँ पर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट है सिर्फ, तो लाइबिलिटी भी सिर्फ डिमांड लाइबिलिटी होगी। यहाँ पर अगर टाइम डिपॉजिट है सिर्फ, तो लाइबिलिटी भी टाइम लाइबिलिटी ही होगी बैंक की, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन अ बैंक कितना होता है, GD प्लस TD विच इज नोन एज NDTL। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो आपसे Yes, अगर मैं ma'am. पूछूं टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन अ बैंक, पब्लिक का टोटल डिपॉजिट कितना है, DD प्लस TD, दैट इज NDTL। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, Yes, miss. ma'am. Yes, ma'am. ठीक। अब हम समझते हैं, अब पहले मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हमें जरूरत क्यों है कि हम मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बैलेंस्ड रखें, ना ज्यादा बढ़ने दे ना ज्यादा कम होने दे। अगर ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, Inflation. अगर मनी सप्लाई कम हो गया तो क्या होगी, Growth रुक जाएगी. ग्रोथ रुक जाएगी। इसके लिए हमें ना ही ग्रोथ को रुकाना है, ना ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चाहिए। इसलिए हमें मनी सप्लाई ना बहुत ज्यादा बढ़ने देना है, ना बहुत ज्यादा कम होने देना है, उसे बैलेंस्ड रखना है। बैलेंस करने का काम कौन करता है, RBI RBI. करती है। RBI कैसे बैलेंस करने का काम करती है, तो मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करके, है ना, मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करके। अब हम समझेंगे कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका वो यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी में और मनी सप्लाई को बैलेंस करती है। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका वो यूज करके मनी सप्लाई को बैलेंस करती है, कम या ज्यादा करती है। तो कौन कौन से, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो हम पहले समझेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। ठीक, तो देखिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज करके मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। Yes, Yes, miss. ma'am. अब देखिए, अब क्या क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। नाम नाम सुनिए क्या क्या, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, इन इंस्ट्रू, अब ये क्या है आपको कुछ समझ आया नहीं होगा, अभी हम एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम। देखिए आपने क्या देखा यहाँ पे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से है, CRR, SLR ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, टीचर रिवर्स। आपका स्क्रीन ऑफ हो गया. अच्छा, स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयरिंग जस्ट ऑफ हुआ. ओके ओके ओके, वेट वेट। इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. Yes, miss. ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये देखिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है इनका यूज करके मनी सप्लाई को बैलेंस किया जाएगा। कौन कौन से, CRR, SLR ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ये नाम सुन के आपको डरना नहीं है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफा ये पूछा जा चुका है। हमें जो है एक एक करके सबके मतलब समझने हैं। और एम क्या है इन इंस्ट्रूमेंट्स का, इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके RBI मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करेगी, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट, यही ऑब्जेक्टिव है ना इन इंस्ट्रूमेंट्स का।
तो Yes, ma'am. हमें समझना है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को आरबीआई कैसे यूज करती है और ये इंस्ट्रूमेंट से कैसे मनी सप्लाई कम या ज्यादा हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप समझिए कि इन टर्म्स की, ये कॉन्सेप्ट्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको अभी समझ नहीं आएंगे, बट यहाँ पे आप बस ये देखिए, आप बस टर्म देखिए, सीआरआर दिखा आपको, yes, है ना? ma'am. उसके अलावा बैंक रेट, यहाँ पे देखिए बैंक रेट दिखा आपको, Yes, एक ma'am. इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR. SLR, है ना? उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिखेगा आपको SLR, और दिख yes, रहा है ma'am. Yes, ma'am. SLR। ये सब अलग अलग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग साल के। तो ये सब कितनी, रिसेंट ही है 2020 यस 20 रीसेंट क्वेश्चन है ये, 16-20, है ना? देखिए उसके अलावा देखिए यहाँ पर SLR दिखा, यहाँ पर आपको रेपो रेट दिखाई दे रहा है, Yes, यहाँ ma'am. पे Yes, रेपो ma'am. रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR दिख रहा है। ना कि सिर्फ प्रीलिम्स में, बल्कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। आप देखिए 2018 का आया हुआ यूपीएससी का सवाल है, SLR दिख रहा है आपको, Yes, है ना? ma'am. 2015 में, यस 2015 का आया हुआ सवाल है SLR। अभी आपको सवाल नहीं समझेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड देन विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है? अब Yes, हम sir. एक एक करके यहाँ पर क्या करेंगे, इन इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं CRR से। CRR का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। अब इसका मतलब क्या है? हमारा मेजर एम यहाँ पर क्या है कि हमें ये समझना है कि सीआरआर का यूज करके कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा या कैसे मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाएगा। बेसिक एजेंडा हमारा ये है, ठीक है। अब पहले समझते हैं सीआरआर क्या है। तो अभी हमने देखा, सुनो ना, हाँ जी, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सीआरआर आ रहा है कि मतलब कैसे? देखिए मैं बताती हूँ। हमने देखा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दो इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो अभी हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है? ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज करके मनी सप्लाई की क्वांटिटी को चेंज किया जाता है। पहले हम ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विद क्वालिटेटिव ओके इंस्ट्रूमेंट, मैम, ओके। ठीक। चलिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पहला हम समझते हैं CRR। व्हाट इज CRR? तो क्लियर दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes, miss. ठीक है, चलिए देखिए CRR का मतलब क्या है। अभी हमने समझा था कि टोटल पब्लिक का डिपॉजिट, है ना, टोटल पब्लिक का डिपॉजिट बैंक में कितना होता है? DD प्लस TD, उसको हम क्या कहते हैं? NDTL। यस NDTL का फुल फॉर्म क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब देखिए, अब CRR का मतलब क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है, कैश रिजर्व रिजर्व रेशियो। रेशो। अब देखिए इसका मतलब ये है कि बैंक के पास जितना भी पब्लिक का डिपॉजिट है, बैंक के पास जितना भी पब्लिक का डिपॉजिट है, उसका कुछ परसेंटेज बैंक को RBI के पास कैश में रिजर्व रखना पड़ता है। समझ आया मैंने क्या कहा? जितना भी Yes, miss. हाँ, जितना भी पब्लिक का डिपॉजिट बैंक के पास है, बैंक को उसका कुछ परसेंटेज RBI के पास कैश में रखना पड़ता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, है ना। कैश के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है किसको? RBI। सॉरी, बैंक को रखना पड़ता है किसके पास? RBI के पास, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन देखिए CRR की क्या है? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट दैट इज NDTL which banks have to keep with RBI in the form of cash at any point of time, है ना। तो टोटल पब्लिक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कौन रखेगा? बैंक रखेगी RBI के पास, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। यानी कि समझिए, अगर बैंक के पास
100 रुपया है टोटल पब्लिक डिपॉजिट, तो उसका कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल ले लो 4%, तो 4 यानी रुपए कितना, 4 रुपया बैंक 4 कहाँ रुपए रखेगी, आरबीआई के पास कैश फॉर्म में। रखेगी। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंटेज रखेगी, है ना, ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 4% रखना है, तो कितना परसेंटेज रखेगी। तो एज पर आरबीआई एक्ट 1934 पहले सीआरआर का रेंज कितना होता था, कितना परसेंट तक, 15%, 3 to 15%, 3 to 50%। यानी आरबीआई सीआरआर के रेट को 3 to 15% के बीच में चेंज कर सकती है। ठीक है, अब तो एज पर आरबीआई एक्ट अर्लियर रेंज ऑफ सीआरआर कितना था, 3 to 15%, लेकिन फिर आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया 2006 में, इन 2006 एक्ट वाज अमेंडेड, और ये जो रेंज है कि इतने रेंज में आरबीआई जो है वो सीआरआर को चेंज कर सकती है, उस रेंज को कितना किया गया, 0 to 100%, है ना, 0 to 100%। और आप अभी, लेकिन अगर हम प्रेजेंट रेट की बात करें कि अभी का रेट क्या चल रहा है, बैंक को कितना परसेंटेज सीआरआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास, प्रेजेंट रेट कितना चल रहा है, 4%। 4%। यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर 100 रुपए टोटल पब्लिक डिपॉजिट है बैंक के पास, तो कितना रुपया रखवाना पड़ेगा, 4 रुपीस। 4 रुपया आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ रुपए है बैंक के पास, तो 4 करोड़ रुपए किसके पास रखवाना पड़ेगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। अब देखिए, अब जो पैसा आरबीआई के पास रखवाया जा रहा है, क्या बैंक को उस पर इंटरेस्ट मिलता है क्या, तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट। हो सकता है आरबीआई में चेंज दिस पॉलिसी, इंटरेस्ट में बी गिवन, बट क्या अभी इंटरेस्ट मिलता है सीआरआर पर, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो आप सोचिए, बैंक अपना कुछ परसेंटेज टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 4% वो आरबीआई के पास रखवा रहा है, उस पैसे पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी ना इससे। हो सकता है वो 4% वो लोगों को देता, हो सकता है वो 4% वो लोगों को देता, वहां से वो इंटरेस्ट कमाता, बैंक को प्रॉफिट मिलता, बट सीआरआर जो है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी विल बी अफेक्टेड मोर हार्शली एंड नो एज नो इंटरेस्ट इज बीइंग पेड ऑन सीआरआर। ठीक है, अब देखिए, अब हमने बेसिक तो समझ लिया सीआरआर का, है ना, बेसिक समझ लिया कि सीआरआर का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि रेट की अगर हम बात करें तो पहले रेट का रेंज क्या होता था, अगर प्रेजेंट रेट की बात करें तो जो है वो 4% चल रहा है। रिसेंटली आरबीआई ने ये सीआरआर रेट चेंज किया है, अभी जो है इसका रेट पहले 4.5% चल रहा था, बट अभी 4% किया है। फिर अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट सीआरआर पर नहीं मिलता। ये सब हमने बेसिक जो है वो सीआरआर के बारे में समझ लिया। अब देखिए, अब हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है, राइट। तो हमें ये देखना है कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मनी सप्लाई कम या ज्यादा होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए सीआरआर का रेट बढ़ा दिया, अगर सीआरआर का रेट जो है वो बढ़ा दिया, तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। यस, देखो, अगर सीआरआर का रेट बढ़ाया, यानी अगर आरबीआई ने कहा कि आपको 4% नहीं, आज से आपको जो है 10% हमारे पास रखना है, तो बैंक को ज्यादा पैसा, पहले 4% रखना पड़ता था, अब 10% रखना है, यानी बैंक का ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया। यस, यानी कि बैंक के पास कम पैसा बचा, है ना। अगर सीआरआर बढ़ गया तो ज्यादा पैसा कहाँ चला जाएगा, बैंक को वहां रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, यानी बैंक के पास कम पैसा बचेगा खुद के पास। अब जब बैंक के पास खुद के पास कम पैसा बचेगा, तो क्या वो बहुत ज्यादा लोन इकोनॉमी में दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोन इकोनॉमी में कम हो जाएगा, यानी क्या हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया, है ना। और अगर मनी सप्लाई कम हो गया तो क्या कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा ना, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीआरआर बढ़ा दिया, अगर आरबीआई ने सीआरआर के रेट को बढ़ा दिया,
तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में। कैसे कम हो जाएगा, ज्यादा पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा, बैंक के खुद के पास कम बचेगा, बैंक कम लोन दे पाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, यानी क्या कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए, आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर बढ़ा देगी, सीआरआर का रेट बढ़ा देगी, है ना। ठीक है, Yes. अब इतना क्लियर है आपको कि कैसे मनी सप्लाई रेगुलेट हो जाएगा इससे, है ना। Yes. मनी सप्लाई देखो कम हो गया, तो देखिए इनवर्स रिलेशन है ना, सीआरआर बढ़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है, देखिए सीआरआर अगर बढ़ा तो उससे मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन कम होगा या ज्यादा होगा। तो आप देखिए इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर, सीआरआर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगा, यानी कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव, सीआरआर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक, राइट। अगर सीआरआर की वजह से क्या होगा, बैंक अगर सीआरआर बढ़ा दिया तो बैंक कम लोन दे पाएगी ना, कम लेंड कर पाएगी ना इकोनॉमी में, है ना। तो सीआरआर से क्या किया जा रहा है, बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है, जिसकी अगर ज्यादा लोन देगी तो ज्यादा मनी सप्लाई होगा, ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, हमें वो कंट्रोल करना है ना। तो क्या करो, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को कम कर दो। कैसे बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को कम किया, सीआरआर को बढ़ा के। बढ़ाकर, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सीआरआर का, टू रेगुलेट लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव है, आप देखिए, कुछ पैसा, टोटल पब्लिक डिपॉजिट का कुछ पैसा क्या किया है बैंक ने, आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रिजर्व रखा है ना, ताकि क्या रहे, जो डिपॉजिटर्स है, जो डिपॉजिटर जिन्होंने पैसे जमा किए हैं, उनके कुछ पैसे सेफ हैं, है ना, उनका कुछ पैसा जो है वो सेफ है, कल को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है या फिर बैंक जो है वो बहुत नुकसान में चला जाता है, डिपॉजिटर्स अपने पैसे मांगने आएंगे तो बैंक कहाँ से देगा, है ना। तो कुछ पैसे क्या है, वो सीआरआर के फॉर्म में सेफ है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सीआरआर का, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, अंडरस्टूड। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर। अब आप सवाल देखिए, यहाँ पे सीआरआर का ये स्टेटमेंट पढ़िए, क्या पूछा है, An increase in the बोला CRR. क्या है, एक सेकंड पहले ये देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट। अब बताओ ये स्टेटमेंट वन करेक्ट है क्या, क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द सीआरआर बाय द आरबीआई लीड्स टू डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। सवाल बोल Yes, रहा है ma'am. ना, फर्स्ट सीआरआर वाला बढ़ेगा, करेक्ट है। यस देखो सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम घटेगा। होगा। कितना आसान स्टेटमेंट है ये, यस है ना, मैम। यस मैम। करेक्ट है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट अभी आपको नहीं समझेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंक रेट बैंक की रेट हम बात लोग की नहीं जा पढ़े रही हैं। है, बैंक रेट हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। अंडरस्टूड आपको सीआरआर का मतलब क्या है। यस कितनी मैम। खुशी मिली अभी सॉल्व करके। ओके, चलिए अच्छा है, ऐसी ही खुशी मिलती रहे आपको। सीआरआर क्लियर है सबको, यस मैम। ये यस क्लियर मैम। है, ये क्लियर है कि हाउ, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया मैम। ओके ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट इज एसएलआर। एसएलआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैंने ये इतने सारे क्वेश्चंस, ये तो सीआरआर का एक क्वेश्चन था, ये इतने सारे क्वेश्चन जो है वो सब एसएलआर पे पूछे गए हैं, मेंस में एसएलआर पे क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए क्या है एसएलआर। ठीक है, एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अब जो टोटल पब्लिक डिपॉजिट जो बैंक के पास है, सीआरआर में क्या किया था, वो उसमें से 4% निकालकर आरबीआई के पास रखा था ना, लेकिन एसएलआर में क्या करना है, जितना भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज बैंक को खुद के पास रखना है। अभी यहाँ पर आरबीआई के पास नहीं रखवाना, यहाँ पे टोटल पब्लिक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज बैंक को खुद के पास रखना है। ठीक है, यानी कि अब कितना परसेंट रखना है, तो अगर हम प्रेजेंट रेट की बात करें कितना परसेंट, तो वो है 18%। 18% बैंक्स हैव टू कीप
with themselves। इतना समझ आया आपको? यस सर। ठीक। अब ये जो है, जो 18% रखवाना है, यानी अगर 100 रुपया पब्लिक का डिपॉजिट है तो उसका 18% यानी कितना रुपया? 18 रुपया। 18 रुपए। 18 रुपया जो है बैंक को खुद के पास रखना है। अब ये 18 रुपया वो 3 फॉर्म में रख सकता है, बैंक जो है 3 फॉर्म में रख सकता है। या तो 18 रुपए का वो 18 का 18 एज अ कैश रखे, ठीक है, ओके। या तो क्या करे, 18 रुपए का गोल्ड खरीद ले हाँ। और गोल्ड के फॉर्म में रखे, या तो क्या करे, वो 18 रुपया गवर्नमेंट को लोन दे दे। क्या करे, वो 18 रुपया गवर्नमेंट को लोन दे दे, और बदले में क्या करेगा गवर्नमेंट, एक सिक्योरिटी देगा ना आपको, एक लिख के देगा ना कुछ कागज पे कि देखो Yes, आपने sir. 18 रुपया दिया है, आपको इतने साल के बाद आपका पैसा लौटाया जाएगा, इतना रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक सिक्योरिटी देगी ना गवर्नमेंट, है ना, एक सिक्योरिटी देगी। उस Yes, sir. सिक्योरिटी को हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इतना समझ आया आपको? Yes. Yes, ma'am. हाँ। तो क्या होगा यहाँ कि टोटल पब्लिक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रखेगा। 18% अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है। वो पैसा या तो वो कैश में रख सकता है, या तो वो गोल्ड में रख सकता है, या तो वो गवर्नमेंट को लोन देके, और उसके बदले में क्या रखेगा, वो पेपर रखेगा जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट Government सिक्योरिटी। security. गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये लिक्विड एसेट्स है जो कि स्पेसिफाइड है, जो बैंक को, अब जो बैंक अपने पास रख सकता है। ये है SLR का मतलब। इतना समझ आया? Yes, sir. अब Yes. देखिए डेफिनेशन, अब देखिए डेफिनेशन समझते हैं SLR की। जो मैंने बताया वही लिखा है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट which banks have to maintain with themselves Themselves. in the form of specified liquid Liquid assets। asset. ये जो एसेट स्पेसिफाइड है इस फॉर्म में रख सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेशन क्लियर है SLR की? Yes, sir. अब समझते Yes, हैं। ma'am. देखो, अब देखिए, अब मैंने कहा कि ये 3 फॉर्म में बैंक्स जो है वो SLR को रख सकता है, या तो कैश, या तो गोल्ड, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब अगर बैंक वो पैसे को, SLR को अगर कैश में अपने पास रखती है, मान लीजिए कि बैंक के पास जो है वो 100 करोड़ रुपए पब्लिक के डिपॉजिट है। 100 करोड़ में से 18 करोड़, 18% है ना, यानी कितना? Yes, 18 sir. करोड़। 18 crores. 18 करोड़ अगर बैंक, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको, 100 करोड़ बैंक के पास तो बहुत पैसे होते हैं ना। Yes, अब sir. सोचिए उसमें से 18 करोड़ बैंक अपने पास अगर कैश में रखेगी, तो वो कैश रख कर कोई फायदा है क्या? क्या उससे No, कोई ma'am. प्रॉफिट आएगा? कैश तो वैसे ही पड़ा है 18 करोड़ का, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं बढ़ना उसमें तो। Plus यानी inflation होएगा तो वैल्यू कम प्लस हो जाएगा। इन्फ्लेशन होगा तो, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। Yes, sir. शहजाद को बहुत अच्छे से समझा है इन्फ्लेशन, वेरी नाइस शहजाद। तो देखिए स्पेसिफाइड, हाँ, तो मैंने कहा कि कैश में रखेगा तो कोई उसका तो भला होना नहीं है बैंक का, तो बैंक चाहेगी क्या कैश में रखे? No. नहीं, है ना, बैंक नहीं चाहेगी कि इसे कैश में रखा जाए। अब देखिए, अब सेकंड है गोल्ड। बैंक चाहेगी कि SLR को गोल्ड, SLR का जितना परसेंटेज है उस पैसे का गोल्ड खरीद के गोल्ड रखा जाए। Yes, sir. अब देखिए, अब हमारी इकोनॉमी में हमारा मोस्ट ऑफ द गोल्ड, 99% ऑफ आवर गोल्ड इज इम्पोर्टेड। अब अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करके उसको बैंक में रखेंगे, SLR के फॉर्म में रखेंगे, तो सोचिए हमारा इंपोर्ट बिल कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना। और हम बहुत ज्यादा गोल्ड अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट होगा, इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए RBI डिस्करेज करती है बैंक्स को कि वो अपना SLR गोल्ड के फॉर्म में ना रखे। समझ आ रहा है क्यों ना रखे गोल्ड के फॉर्म में? Yes, क्यों? ma'am. क्योंकि गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इतना सारा हमारा इंपोर्ट बिल होगा जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होगा। इसलिए RBI डिस्करेज करती है बैंक्स को कि वो अपना SLR गोल्ड के फॉर्म में ना रखे। इसलिए RBI क्या करती है, RBI कहती है कि अगर आपने गोल्ड रखा है ना, तो उस गोल्ड का प्राइस वो आज के प्राइस से नहीं काउंट करेगी, एक हिस्टोरिक प्राइस से, एक पुराने प्राइस से काउंट करेगी। अगर बैंक ने SLR को गोल्ड में रखा है तो बैंक, RBI नहीं चाहती वो गोल्ड में रखे, इसलिए RBI क्या करेगी, वो एक पुराना प्राइस से उस गोल्ड के अमाउंट को कैलकुलेट तो इसमें करेगी, भी प्रॉफिट है ना। नहीं तो इसमें भी प्रॉफिट नहीं है, ये भी नुकसान हो रहा है, राइट। इसका मतलब द ओनली ऑप्शन दैट बैंक्स आर लेफ्ट विथ इज व्हाट,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। यानी क्या? यानी बैंक क्या करेगी? आरबीआई यानी बैंक क्या करेगी? गवर्नमेंट को लोन देगी और गवर्नमेंट से क्या लेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास रहेगी? बैंक के पास। और लोन किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास, है ना? मैम तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट चार्ज होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट जो तो फिर है, यही अभी हम देंगे। आगे, हाँ अभी हम यहाँ आगे पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट रेट के यस। बारे में देखें, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके। देखिए, तो देखिए, now the only option that banks are left with is to keep their SLR in the form of government securities, right? इसका यस। मतलब ये हुआ कि अब बैंक चाहती नहीं है कि वो गवर्नमेंट को लोन दे। बैंक्स बहुत खुशी खुशी गवर्नमेंट को लोन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है उस पर। वही पैसा लोन जो गवर्नमेंट को लोन दे रही है, वो कहीं बाहर पब्लिक को देगी तो बैंक ज्यादा कमाएगी, राइट? इसलिए बैंक जो है वो नहीं चाहती। लेकिन अब क्योंकि आरबीआई जो है वो गोल्ड को डिस्करेज कर रहा है, कैश में वो रखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई इज कंपेलिंग बैंक्स टू गिव लोन टू गवर्नमेंट through SLR component of monetary policy, through SLR instrument of monetary policy, RBI compels banks, or banks are compelled to give loan to government. Otherwise, banks do not want to give loan to government as they do not get much profit or much interest from the government. समझ आया इतना? बैंक्स बी लाइक कुछ नहीं तो कुछ तो सही। हाँ एग्जैक्टली, कुछ नहीं तो कुछ तो सही, है ना? इतना क्लियर है आपको? यस मैम। तो मोस्टली एसएलआर किस फॉर्म में रखा जाता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के फॉर्म में, यानी गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें एक्सप्लेन की है। इफ बैंक्स मेंटेन एसएलआर इन कैश तो नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गोल्ड में रखेगी तो 99% गोल्ड जो है वो क्या होगा? इम्पोर्टेड है ना? तो इसलिए 99% of our gold is imported. It will increase our import bill and trade deficit. Therefore, to discourage SLR in the form of gold, RBI calculates its price at some historic price and not the current price. Therefore, mainly SLR is kept in the form of government securities, as banks will earn some interest on it. This SLR, banks give loan to government and receive government security. इतना क्लियर है आपको? यस टीचर। अब Yes. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है SLR रेट। कितना रेट है? तो अभी प्रेजेंट रेट कितना चल रहा है? 18%। ठीक है, अगर हम इस एक्ट की देखें, अगर हम पहले क्या लिमिट हुआ करता था वो देखें, तो एज पर आरबीआई एक्ट 1934, अर्लियर लिमिट्स ऑफ एसएलआर, आरबीआई एसएलआर को कितना रेंज में रख सकती थी? 25 से 40%। आप समझ रहे हैं, 40% की बात हो रही है यहाँ पे। यानी अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पब्लिक का डिपॉजिट है तो कितना करोड़ रुपया उसको रखना पड़ेगा? अगर सपोज 40 मैक्सिमम 40 करोड़ बैंक को रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी ना? बैंक के पास बहुत कम पैसा होगा ना आगे देने के लिए, आगे लोन देने के लिए, और फिर उस पैसों से पैसे कमाने के लिए, राइट? तो इसलिए क्या किया गया? बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए क्या किया? प्रेजेंट रेट देखिए क्या है? 18%। यानी कम है ना, अभी कम पैसे रखने पड़ रहे हैं, राइट? अगर रेट सोचिए इतना ज्यादा होता तो फिर बैंक, देखिए बैंक की प्रॉफिट कितना कम हो जाता है। एक तरफ 4% आप बैंक उधर रख दोगे, सीआरआर रख दोगे आरबीआई के पास, 18% आप खुद के पास रख दोगे या गवर्नमेंट को लोन दे दोगे, है ना? तो इतना ज्यादा पैसा तो ये सब में ही चला जाएगा, सीआरआर एसएलआर में चला जाएगा। तो बैंक के पास बचेगा क्या आगे लोन देके खुद प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट? तो टीचर सुनो ना, एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे हम लोग सीआरआर रखना है, हम लोग को सीआरआर हम लोग को 4% रखना है, ठीक है? हाँ और एसएलआर हम लोग को 18% रखने का है करंट रेट के हिसाब से। हाँ, तो ये जो हम लोग सीआरआर रख रहे हैं वो 4% हम लोग ने साइड में कर दिया, फिर जो पैसे बचे उस पे 18% लगेंगे, जो पहले टोटल थे उस पे 18% लगेंगे। टोटल नहीं, टोटल पब्लिक डिपॉजिट आपके पास जितना है
ओके ओके उसका पहले आप 4% निकालो, फिर 18% निकालो ओके ओके। उस पे। ठीक है, इतना इतना क्लियर है आपको? यस अब मैम। हम अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, है ना, तो इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना, अगर आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रहे हो अपने पास, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट देगी। तो SLR व्हेन केप्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन दैट केस बैंक रिसीव व्हाट, इंटरेस्ट। लेकिन क्या CRR में बैंक्स को इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन SLR में इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट इज बीइंग पेड इफ SLR इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ये समझ लिया कि SLR होता क्या है, राइट। हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा ये जानना है कि कैसे CRR का या SLR का यूज करके मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, राइट, है यस ना। मैम। बट टू अंडरस्टैंड दिस, हमें पता तो होना चाहिए इसका मतलब क्या है, CRR होता क्या है, SLR होता क्या है, तभी तो हम आगे समझ पाएंगे। तो अब हमने जो है वो मतलब समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हाउ SLR रेगुलेट्स मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को ये कैसे रेगुलेट करेगा, या SLR का यूज करके RBI कैसे मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। अब आप देखिए, अगर SLR को बढ़ा दिया जाए, यानी अगर RBI बोले कि अब आपको 18% नहीं, अब आपको 40% रखना है ना, यानी यस बैंक को बहुत ज्यादा पैसा खुद के पास रखना पड़ेगा यस मैम। और बहुत कम पैसा बचेगा जिससे बैंक आगे लोन दे पाएगी, यस। है ना। लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस लोन दे पाएगी, यानी क्या होगा, मनी सप्लाई मनी इकोनॉमी सप्लाई में कम हो कम हो जाएगा। गया। जब SLR बढ़ेगा, SLR का रेट बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, है ना। मनी सप्लाई, SLR रेट बढ़ा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो गया यानी क्या कम हो गया, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कम कम। हो गया। ठीक है, तो देखिए, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्या करो, मनी सप्लाई घटा दो। मनी सप्लाई घटाने के लिए क्या करो, SLR को SLR बढ़ा दो। बढ़ा दो। यहाँ पर भी देखो इनवर्स रिलेशन है ना SLR और मनी सप्लाई के बीच में। यस मैम। CRR Yes, में भी ma'am. याद है कैसा रिलेशन था, CRR में भी इनवर्स Relation. रिलेशन है ना। तो अगर आपसे सवाल किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, बताओ CRR क्या करे, इंक्रीज किया जाए, है ना, इनवर्स यस। रिलेशन। अगर सवाल किया जाए इन्फ्लेशन को कम करना है, तो SLR को क्या करो, SLR को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो। राइट। यस Yes. मैम। ठीक है, और अगर SLR कम होगा तो क्या होगा, अगर SLR कम है यानी बैंक को कम पैसा खुद के पास रखना है, यानी बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा इकोनॉमी में लोन देने के लिए, राइट। बैंक ज्यादा लोन दे पाएगी, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगी, हमारे देश में ग्रोथ होगी, राइट। तो Yes. देखो किस तरीके से SLR को कम या ज्यादा करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक, अब हम समझते हैं SLR के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे हमने CRR के देखा था, वैसे अब हम देखते हैं कि SLR का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, तो SLR में क्या बोला जा रहा है कि बैंक को 18% खुद के पास रखना है। यही है SLR का डेफिनेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये SLR क्या इंश्योर करता है, एडिक्वेट लिक्विडिटी विथ बैंक्स, के बैंक के पास इनफ पैसा होना चाहिए, है ना, कि कल को अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, या बैंक जो है वो घाटे में है, नुकसान में है, डिपॉजिटर के पैसे कहाँ से आएंगे, है ना, या बैंक का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो सब कैसे देखा जाएगा। तो कुछ पैसे बैंक के पास भी होने चाहिए, एडिक्वेट लिक्विडिटी, एडिक्वेट पैसा, एडिक्वेट कैश बैंक के पास, ये इंश्योर करेगा SLR। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव ये है। उसके अलावा क्या है, थ्रू SLR कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, RBI कंपेल्स बैंक टू गिव लोन टू गवर्नमेंट। ये तो पॉइंट अभी हमने देखा था, है ना, कि SLR का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी कंसिडर किया जा सकता है कि SLR जो पैसा बैंक के पास रखना है, वो पैसा किसके पास जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लोन, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो पहले बैंक जो है, जो झिझकती थी गवर्नमेंट को लोन देने के लिए, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट रेट कम आता है,
लेकिन अब क्या होगा, SLR कंपोनेंट के थ्रू बैंक्स को लोन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। तो एक Yes. ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है SLR का? टू एंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी विथ बैंक्स। और क्या ऑब्जेक्टिव है कि To गवर्नमेंट compel को the क्या bank होगा, to यस, इट give loan कंपेल्स बैंक्स टू गिव लोन टू गवर्नमेंट। to government. और क्या ऑब्जेक्टिव है? क्रेडिट कंट्रोल, कि इकोनॉमी में कितना उधार जा रहा है, कितना लोन जा रहा है, वो कंट्रोल किया जाएगा ना। SLR Yes. बढ़ा दो, SLR को क्या करो, SLR को बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, राइट। क्रेडिट कंट्रोल इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डेवलप सेकेंडरी मार्केट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखिए, अब बैंक ने क्या किया, SLR का पैसा जो रखना था वो क्या किया, गवर्नमेंट को लोन दे दिया। बदले में क्या मिला? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिली बैंक को, है ना। बदले में बैंक के पास क्या है? गवर्नमेंट Government security. सिक्योरिटी है। अब मान लीजिए कि बैंक के पास डिपॉजिट जो था, अब डिपॉजिट और ज्यादा बढ़ गया। अब अगर बैंक के पास और ज्यादा डिपॉजिट बढ़ गया, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, SLR का पैसा और बढ़ाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि Yes. डिपॉजिट बढ़ चुका है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, राइट, है ना। और ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ गया। अब जब डिपॉजिट बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, SLR भी तो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, 18% मेंटेन करना है क्योंकि, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, उसको लोन देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी और खरीदनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट से खरीदे, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको और खरीदनी पड़ेगी। अब मान लीजिए, हो सकता है कि बैंक में जो डिपॉजिट था वो डिपॉजिट कम हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, SLR घटाना पड़ेगा ना, उसको कम Yes. करना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको उतना जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, SLR के कंपोनेंट के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा या बेचा भी जाता है। जब बैंक को अपना SLR कम या ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा या बेचा भी जा सकता है, ठीक। ये समझ आया आपको पॉइंट? Yes, ma'am. सो टू डेवलप, तो उसी को हम कहते हैं, जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं, तो कहाँ खरीदते और बेचते हैं, उस मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी Mark. मार्केट, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव जो SLR का है, वो है बैंक के पास एडिक्वेट पैसे होने चाहिए, ठीक है, टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बैंक। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है ना SLR के थ्रू, दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SLR। But the most important, the most primary objective is this: to maintain financial stability, to maintain adequate liquidity with banks, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट को लोन देना, उसके अलावा क्या, क्रेडिट कंट्रोल। और क्या है ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप सेकेंडरी मार्केट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उसके अलावा और क्या, देखिए मैंने अभी जो बोला, मेन पर्पस ऑफ SLR इज नॉट द इन्फ्लेशन कंट्रोल, of course that is the secondary objective, but what is the primary objective of SLR? Maintaining To financial maintain stability. financial stability of bank, कि बैंक के पास enough liquidity रहे। तो main purpose of SLR is not inflation control but maintaining financial stability of the bank. This point is very important क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभी हम देखते हैं आगे। मैम, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक किसको बेचती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मतलब बैंक्स गवर्नमेंट ओके ओके सिक्योरिटीज ओके ओके परचेज। ओके, जो मैंने कहा कि सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा या बेचा भी जा सकता है ना। तो देखिए, अब मान लीजिए कि बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब उसके पास अगर डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपना SLR बढ़ाना पड़ेगा, है ना, मेंटेन करने के लिए 18%। इसका मतलब उसको और लोन देके क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको चाहिए।
यस अब हो मैम। सकता है कि अब एक कोई दूसरा बैंक है, मान लीजिए कोई एक दूसरा बैंक है, उसके पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसका एसएलआर कम करना था, उसका डिपॉजिट कम हो गया, उसको एसएलआर कम करना था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना पड़ेगा, है ना। और एक बैंक था जिसको ज्यादा करना था एसएलआर, क्यों, क्योंकि उसका डिपॉजिट बढ़ गया था, ओके। तो उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, उस बैंक से वो खरीद लेगा। अंडरस्टूड, यस यस मैम। है ना। तो इस तरीके से सेकेंडरी मार्केट जो है वो डेवलप होगा, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा या बेचा जाएगा। अंडरस्टूड। यस मिस। हाँ, और क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने आपको ये बताया उसका मेन पर्पस क्या है, इससे एक क्वेश्चन भी अभी देखेंगे हम उसके बाद में। और क्या है, तो एसएलआर का पैसा, अब देखो, अब एसएलआर में गवर्नमेंट को लोन दिया गया है ना एसएलआर कंपोनेंट के थ्रू, तो अब गवर्नमेंट वो लोन लेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दिया बैंक को, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, लोन आ गया, है ना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस लोन का, गवर्नमेंट वो पैसा इन्वेस्ट करेगी ना इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही तो वो पैसा काम आएगा ना। गवर्नमेंट लोन लेके क्या करेगी आप बताइए, उसको इकोनॉमी में ही स्पेंड करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, राइट, इससे हमारी ग्रोथ भी होगी। तो देखिए, थ्रू एसएलआर कंपोनेंट गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड इन्वेस्ट इन एन इकोनॉमी विच लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी एसएलआर कंपोनेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि थ्रू एसएलआर कंपोनेंट गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलप। डेवलपमेंट। तो एसएलआर देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से बैंक्स कंपेल हो रहे हैं गवर्नमेंट को लोन देने के लिए, गवर्नमेंट लोन लेके इकोनॉमी में स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। एसएलआर की वजह से बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन्ड है, राइट। एसएलआर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उससे हम मनी सप्लाई को भी कम या ज्यादा कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो है सारा पढ़ लिया हमने एसएलआर के बारे में। ये क्लियर है आपको क्या क्या पढ़ा हमने एसएलआर के बारे में। यस यस मैम। मैम। देखिए, हमने पहले देखा कि एसएलआर होता क्या है, कि एसएलआर का मतलब टोटल पब्लिक डिपॉजिट का कुछ परसेंट बैंक बाइंग अपने पास रखेगा, है। है ना, कैश में रख सकता है या हेलो तो हाँ जी। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई, अभी आई, अभी ओके, आई। मैम, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग और सेलिंग होता है, कार्बन मार्केट के जैसा फंक्शन थोड़ा करता है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग, कार्बन मार्केट होता है ना मैम, हाँ हाँ, जिसमें करिए, पॉल्यूशन का हाँ एक लिमिट हाँ होता है, उसके हाँ हाँ जैसा ना। हाँ, किसी कंपनी ने ज्यादा किया ज्यादा, पॉल्यूशन, राइट किसी ने राइट कम किया, राइट, तो एक दूसरे से हाँ सेल हाँ कर। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा क्या, हमने देखा कि कुछ परसेंटेज बैंक जो है वो खुद के पास रखेगा, कैश में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकता है। कैश में कोई प्रॉफिट नहीं है, गोल्ड में जो है उसको 90, गोल्ड में भी जो है वो डिस्करेज किया जाता है, इसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखता है। प्रेजेंट रेट जो है वो 18% है। इंटरेस्ट, हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद देखो मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करता है, तो एसएलआर को अगर आप बढ़ा दोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, एसएलआर घटा दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और ये सारे उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल, देखिए से पहले ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एसएलआर, SLR। एसएलआर एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, एसएलआर एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल क्या होगा, देखो एसएलआर को अगर हम, अभी हमने पूरा यहाँ पे समझा कि यस मैम। अगर हम एसएलआर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मनी इन्फ्लेशन कम हो सप्लाई जाएगा। कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यही चीज आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, है ना। यस मैम। तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एसएलआर, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। देखो, एसएलआर को अगर बहुत ज्यादा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, है ना, तो क्या होगा, एसएलआर को अगर हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, लोन, बैंक के पास बहुत ज्यादा, बैंक को खुद के पास बहुत ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, बैंक तो खुद के उससे पास लोन बहुत कम, ज्यादा, लेंडिंग हाँ पावर बैंक, कम होएगा। यस, बैंक अगर खुद के पास ज्यादा पैसा रखेगा तो लोन कम दे पाएगा, है ना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, लोगों कम। की कम हो जाएगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा।
इसी का अगर उल्टा कर दे, अगर एसएलआर कम कर दिया, अगर एसएलआर का रेट आरबीआई ने कम कर दिया, यानी बैंक को खुद के पास कम पैसा रखना है, यानी इकोनॉमी में वो ज्यादा लोन दे पाएगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। यही रिलेशन देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है ना। डिस्कस यस द रिलेशनशिप बिटवीन एसएलआर, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ठीक है, यस दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। अब ये देखिए आगे क्या पूछ रहा है, हाउ डज एसएलआर अफेक्ट बैंकिंग सेक्टर्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे एसएलआर के थ्रू आरबीआई कंपेल्स बैंक्स टू गिव लोन टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट वो लोन लेके इट विल स्पेंड बैक इन द इकोनॉमी, है ना, इट विल स्पेंड फॉर द यस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर प्लेइंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी थ्रू द एसएलआर कंपोनेंट। एम आई क्लियर? यस मैम। तो मैम। देखिए 2015 में पूछा गया ये सवाल, कितना इंपॉर्टेंट है ना। दो हाँ हमने पूरा समझा यहाँ पर डिटेल में। यस मैम। अब देखिए और एक सवाल जो है वो 2018 का क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द मेजर मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स। अभी हमने देखा कौन कौन से टूल्स है, अभी हमने दो ही टूल्स पढ़े ना, CRR एंड SLR। सीआरआर और एसएलआर, वो भी हम किसका पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव। दो है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यहाँ पे पूछ रहा है, देखो पूरा पूछ रहा है, व्हाट आर द मेजर मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स। तो सारे टूल्स बताने हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना, और फिर यस क्वांटिटेटिव के सारे और क्वालिटेटिव के सारे। तो व्हाट आर द मेजर मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई। एक पार्ट हुआ, explain how SLR contributes to maintaining the financial stability of स्टेबिलिटी the ऑफ banking बैंकिंग सिस्टम। system। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही एक्सप्लेन करना है कि दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक्स टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एसएलआर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल हाँ स्टेबिलिटी यस को मैम। मेंटेन करना है ना। 18% रखा गया है, 18% बैंक के पास रहेगा तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये दोनों सवाल आपको क्लियर है? यस। यस देखिए हमने आपने एक घंटे में, आपने एक घंटा अपना दिया और एक घंटे में आपने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी यूपीएससी के। आपके दो सवाल रेडी है ना, मेंस के। यस मैम। ठीक, अब प्रीलिम्स के सवाल देखिए। प्रीलिम्स में भी एक दो तीन चार सवाल और भी पूछे गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इतने क्वेश्चन नोट्स में लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पर एसएलआर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है ना, क्लियरली क्वेश्चन दिख रहा यस है, मैम। यस मैम। यस क्योंकि इससे ज्यादा और जूम नहीं हो रहा। दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। यस मैम। ये सवाल पढ़िए, क्वेश्चन, व्हेन व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द एसएलआर। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस एसएलआर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। यानी सवाल क्या है, ये 50 बेसिक्स पॉइंट, इसको भूल जाओ अभी, 50 बेसिस पॉइंट, इतना इतना देखो क्या सवाल पूछ रहा है। व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस एसएलआर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, यानी एसएलआर अगर कम होगा तो क्या होगा, एसएलआर कम होगा तो क्या होगा। मनी ऑप्शन सप्लाई देखिए, बढ़ेगा मैम। ऑप्शन देखिए क्या होगा। इंडिया GDP। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। यस मैम। ग्रोथ बढ़ेगी। हाँ, और ये मैम बी भी होएगा क्योंकि वो SLR कम होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। अच्छा, नहीं वो और सोचिए। सी लग रहा है। सी लग रहा है, मैम ये मैं कौन है, अभी आया पर अभी। तेजस है। अच्छा, हाँ जस्ट हाँ, आया। ओके। सी और डी। देखो क्या है यहाँ पर, एसएलआर कम, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एसएलआर कम, कम होगा तो क्या होगा। अब देखिए एसएलआर अगर कम होगा, एसएलआर अगर कम होगा तो क्या होगा,
बैंक को कम पैसा अपने पास रखना है ना, यही है ना इसका मतलब? यस मैम। मैम मतलब बैंक को कम पैसा रखना है। और अगर बैंक को कम पैसा रखना है यानी बैंक के पास बहुत ज्यादा बचा लोन देने के लिए, यस मैम यस मैम। है ना? अगर बहुत ज्यादा पैसा है, अगर मान लो, अगर बैंक के पास, अगर मान लो मैं इसका उल्टा बोलूं कि एसएलआर अगर बहुत ज्यादा होता, यानी बैंक के पास बहुत कम पैसा बचता ना लोन देने के लिए। यस अगर यस बैंक के पास बहुत कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगा ना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट फिर कैसे आएगा? इंटरेस्ट रेट क्यों? क्योंकि बहुत कम पैसा है लोन देने के लिए। तो वो क्या करेगा? यस मैम। उसी कम पैसे से बैंक ज्यादा कमाने का सोचेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगा, है ना? ठीक यस है। मैम। तो बैंक क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा अगर एसएलआर बढ़ा है तो। लेकिन अब इसका उल्टा सोचो, सवाल में क्या पूछा है? एसएलआर कम किया गया है, ये पूछा है ना सवाल में। यस। एसएलआर कम करेगा तो क्या होगा? तो देखो, अब अगर एसएलआर कम है यानी बैंक कम बैंक के पैसा पास खुद के पैसे पास ज्यादा रखना है। है, बैंक के पास ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए। यस तो मैम। जब बहुत ज्यादा पैसा है ऑलरेडी लोन देने के लिए, तो क्या आपको लगता है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा? नहीं, कट देयर लेंडिंग नहीं, रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा, है ना? तो ऑप्शन सी देखिए क्या बोल रहा है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स। क्या होगा? लेंडिंग रेट, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? सी सही होगा। अंडरस्टूड? यस मैम। मैम मेरे को पिछले टाइम का याद था मतलब। पिछले, हाँ, तेजस ने सही आके बोला। अभी तेजस क्यों आए 11 बजे? मैम बाहर था थोड़ा, गया था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। देखिए मेरे को ये, वो भी मतलब व्हाट्सएप पे टेक्स्ट देखा आपका, तो हाँ, डायरेक्ट ज्वाइन किया। मेरे को ये पता ही नहीं लेक्चर चालू है, ऐसे ओके रैंडमली आ ओके गया। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, अब पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। अब देखो, ये जो जीडीपी वाले ऑप्शंस है ना, अभी हमने नेशनल इनकम जीडीपी तो पढ़ा नहीं है, तो अभी इसको छोड़ो, तीसरा पढ़ो और चौथा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पढ़िए। ऑप्शन सी क्या है? एसएलआर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स। ठीक है, सही है ना? एसएलआर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अभी हमने पढ़ा था, एसएलआर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ बैंक। सही है या नहीं ये स्टेटमेंट? हम सही है, सी और डी। स्टेटमेंट तो सही है ना? अगर अब डी स्टेटमेंट देखिए, डिक्रीजिंग एसएलआर, डिक्रीजिंग एसएलआर कैन लीड टू एन इंक्रीज इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द यस मैम। इकोनॉमी। राइट है। एसएलआर कम होगा तो क्या होगा? लोन इकोनॉमी में ज्यादा होगा। डी क्रेडिट। क्या है? राइट है। राइट है ना? अब देखो, सी और डी में से ज्यादा राइट कौन सा है? डी। आंसर डी है। क्यों डी है? जबकि ऑप्शन सी देखिए, सी भी राइट है। एसएलआर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, है ना, अभी हमने पढ़ा था। बट एसएलआर इज एसएलआर का यूज, मेन पर्पस वो था ना मैम। एग्जैक्टली मेन एग्जैक्टली पर्पस वो था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एसएलआर का अगर अभी आपको याद होगा, मैंने क्या बोला था? एसएलआर का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ऑफ एसएलआर इज नॉट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बट टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी ऑफ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। बैंक्स, यस। राइट? तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो इतना जाएगा। बारीकी से भी देखना पड़ेगा मैम। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। समझ आया सबको क्यों ऑप्शन यस। सी गलत है? जबकि ऑप्शन सी देखने में कितना सही लग रहा है ना? यस एसएलआर मैम। इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स, देखने में कितना सही है। बट हमें ये ध्यान में रखना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएलआर इज नॉट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बट टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना? और डी यस। देखिए, डी तो एकदम करेक्ट बात की जा कम रही है, इसमें करेक्ट तो है। कोई यस दो मैम। राय है ही नहीं। एसएलआर कम होगा तो इकोनॉमी में लोन ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तो रेपो रेट की बात की जा रही है सेकंड ऑप्शन में, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो सेकंड को छोड़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ करेक्ट है या नहीं। एन इंक्रीज।
increase in SLR by the RBI leads to decrease in money supply. यस Correct. मैम करेक्ट पूरा है। अपोजिट है ना। बिल्कुल करेक्ट है ना, यस इनवर्स मैम रिलेशन है दोनों इनवर्स में, रिलेशन राइट। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, करेक्ट। राइट। आंसर देखिए, आंसर क्या है, सी, बोथ 1 and 2 राइट है, राइट। मतलब आप ये सही कर पाए, है ना। अब यस स्टेटमेंट 2, रेपो रेट अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए पता नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे कल, मे बी अगले सेशन में रेपो रेट पढ़ेंगे तब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए ये भी आप कर पाए, राइट। अब नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब बताइए, SLR CRR SLR, CRR, दोनों रेपो रेट पढ़े एंड रिवर्स रेपो रेट, सारे क्या है, सारे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 C. 3 4, ऑप्शन सी। अंडरस्टूड। यस मैम Yeah. अभी हमने कर लिया ये सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये मेंस के क्वेश्चन है, ये मेंस के क्वेश्चन जो है आप लिखने का ट्राई कीजिए, ओके मैम ठीक। जो भी यहाँ पे हमने देखा, CRR, SLR, मॉनेटरी पॉलिसी हमने समझा। अब आगे की क्लास में हम ये जो बाकी के टूल्स हैं ये समझेंगे। रेपो रेट वो है ना जिस रेट पे आरबीआई लोन हम्म देता है बैंक को। राइट 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 तेजस, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, यस मैम ठीक है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। किसी को बहुत कुछ डाउट बहुत है? बहुत इंगेजिंग लेक्चर था मैम 11 11:30 बजे मालूम भी नहीं पड़ा बहुत इंगेजिंग लेक्चर था ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कौन बोल रहा है ये, मुझे सबकी आवाज तो नहीं पता है, ये कौन, किसने कहा? ये मैंने बोला था। अच्छा आपने बोला, राहुल, ओके ठीक है। सिद्दीकी इज आस्किंग गाइस, हाउ वुड आई आस्क माय डाउट, प्लीज आस्क। ही लेफ्ट मैम अच्छा ही लेफ्ट, ओके ठीक है। देन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ओके थैंक यू बाय सो मच मैम बाय बाय थैंक बाय बाय बाय।